सीरियसली ट्राई किया क्वेश्चन को? मैं आंसर नहीं पूछूंगा किसी से भी, कितने लोगों ने ट्राई किया? ओके, नो वन ट्राइड, मतलब 2 लोगों ने ट्राई किया है बस। अब देखो क्वेश्चन जो है, जब तक आप लोग खुद से नहीं इसको करोगे ना, तब तक कि आप लोग की वो डाउट नहीं आएंगे, और जब वो डाउट क्लियर होंगे ना, तभी सारी चीजें समझ में आती है। तो जहां पे भी ना समझ में आए, अपना बस हाथ ऊपर कर लेना, मैं उस चीज को फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.2। इसमें कह रहा है कि एक पेबल यानी कि छोटा सा स्टोन है, वो उसका मास जो है 0.05 किलोग्राम है, इसको थ्रोन करते हैं हम लोग वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। याद रखना किसकी डायरेक्शन निकालना है हमको? नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालना है। किस पेबल पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब एक बात बताओ, अगर यही वो पेबल है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं, जब ये हवा में है, तब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या मेरा हाथ अभी भी इसको टच किया है? मतलब मेरे हाथ से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्या कोई और आके इसको पुश कर रहा है या ढकेल रहा है? मतलब कोई तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन एक अर्थ है जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मतलब एकमात्र फोर्स हवा में रहने वाली चीज पे कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल। अगर ये पेन ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही थी। जब ये नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी इसको अभी भी नहीं, जब ये पेन ऊपर जा रहा था ना, तब भी ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ ही पुल कर रही थी, और जब ये नीचे आ रहा था तब भी इसको नीचे की तरफ ही पुल कर रही थी। तो यहां पे देखो, ये पहला वाला है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। तो ये हमारा पेबल है, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तब भी तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो एम जी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी। क्या कोई और फोर्स दिख रहा है? तो इसमें नेट फोर्स कितना लगने वाला है? एम इंटू जी, और उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मास कितना दिया हुआ है? 0.05 किलोग्राम, और जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं अभी, 9.81 लेके मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत होती है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 न्यूटन। जब ये कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये पेबल नीचे की तरफ आ रहा होता, तब भी इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता, जी। और ये क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के कारण फोर्स आता है। तो अभी भी एक्सेलरेशन क्या है? जी। तो फोर्स कितना होगा? एम जी। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही डाउनवर्ड, वैल्यू होगी वही सेम 0.5 न्यूटन। अब तीसरा इसमें पूछा है एट हाईएस्ट पॉइंट। जब भी इस पेन को मैं फेंकूंगा ना, तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तब भी नीचे लग रहा था। बताओ, जब ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुक गया, उसके बाद अभी नीचे आने वाला है, तो इस पॉइंट पे जहां पे ये रुक गया है, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? बिल्कुल सही। कुछ बच्चों को लगता है सर ये रुक गया इसलिए इसके ऊपर फोर्स 0 है। अरे भैया, क्या ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा क्या इस पेन के लिए? अर्थ बोले कि चलो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, तो हम जी की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 0 कर देते हैं। नहीं होता ना ऐसा। एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं और अब आपको अपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो आपको रुकना पड़ता है। जैसे आपको अगर मैं कहूंगा उधर दौड़ के जाइए और वापस इधर आइए, तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे, उसके बाद अपनी वेलोसिटी 0 करेंगे और उसके बाद वापस इस डायरेक्शन में आएंगे। तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी हमको 0 करना पड़ता है। तो देखो, ये स्टोन चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे आए, चाहे हवा में थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आने के पहले ही रुकता है, तब भी इसमें हमेशा ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगेगा। तो हमेशा इसमें अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तब भी देखो एम जी नीचे, अर्थ इसको अभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो हर केस में इसके ऊपर क्या लगेगा? एम जी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो फोर्स भी डाउनवर्ड। उसके बाद देखो क्या पूछा है, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं ऐसे, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। अगर मैं इसको किसी एंगल पे फेंकूंगा, तो क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? अर्थ तो फिर भी इसको नीचे ही खींचेगी। तो अगर आप इस पेबल को ऐसे पाथ में फेंकते हैं, तो किसी भी पाथ पे देखो हमेशा एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। यहाँ पे भी एम जी नीचे, यहाँ पे भी एम जी नीचे। तो जब भी हवा में रहेगा ना, इसके ऊपर एम जी लगेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बोलना कि नहीं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, और 45 डिग्री का तो 60 डिग्री 30 डिग्री पे भी फेंक ले, क्योंकि जी का डायरेक्शन क्या होता है? नीचे। जी क्या है? एक्चुअली क्या है, अर्थ हमेशा हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
और जब वो अट्रैक्ट करती है तो उसके लिए फोर्स लगाती है, और जहां फोर्स वहां पे असलरेशन, और वो असलरेशन कितना है अर्थ के केस में, जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अ बॉल इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले होता है ये ट्रांसलेटरी मोशन। हम लोग ना 3 टाइप के मोशन पढ़ने वाले हैं। एक होगा ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है सीधे सीधे चलते जाना, एकदम सीधे चलना। आप साइकिल चलाते हैं स्ट्रेट पाथ पे, तो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये पेन अभी ट्रांसलेट कर रहा है, हाँ ये ट्रांसलेट कर रहा है। उसके बाद ना दूसरा हम मोशन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये पेन अब क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, क्योंकि इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर है। यहाँ पे एक लाइन थी तो लीनियर या ट्रांसलेशन, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है इसका, सर्कुलर मोशन। अब देखो अगर ये अब अपने ही एक्सिस के अबाउट ऐसा करने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का डिफरेंस समझ में आया। शक्तिमान क्या करता था, रोटेशन, वो अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमता था तो वो रोटेशन करता था। लेकिन जब वो अपने ही एक्सिस पे घूमते घूमते मान लो एक बिल्डिंग के भी चक्कर लगाने लगे, तो अब सर्कुलर मोशन और रोटेशन दोनों कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और एक सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है। तो यहाँ पे तो बात हो रही है ट्रांसलेशन मोशन की। अब यहाँ पे ना एक और वर्ड जोड़ दिया है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, क्या ये पेन एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये जो पेन है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्या इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम थी, बिल्कुल सेम थी, इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम थी। लेकिन देखो अब बताओ ये आगे तो बढ़ रहा है, क्या इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, नहीं। क्योंकि देखो इसके अबाउट ये वाला पॉइंट ना आगे की तरफ जा रहा है और ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ। तो जब कोई बॉडी अपनी जगह पे घूमते घूमते आगे बढ़ती है ना, इसका मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन में तो है लेकिन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन में नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब है हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो आप लोग इसका मतलब समझ गए, क्या ये एक यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन है, बिल्कुल, क्योंकि ये सीधी लाइन में है और हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। क्या ये एक यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन है, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी ऊपर, इधर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे, ऐसा ऐसा ये मूव कर रहा है इसलिए। अब बताओ कि एक बॉल है, बॉल वो क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन। अब देखो ये वो बॉल है, अब बताओ क्या ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि मैं इसको साथ में घुमा रहा हूं। अच्छा बताओ क्या अब ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, एग्जैक्टली अब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। बताओ क्या ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन है, भाई ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है एक लाइन में मूव करना। तो चलो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है बताना। नंबर 1, अ बॉल, देखो क्वेश्चन है, अ बॉल इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस मींस दैट, पहला इट इज एट रेस्ट। अरे बोल रहा है मूव कर रही है तो रेस्ट में कहां से होगा, तो इस ऑप्शन पे तो 2-3 बार कट लगा देना, नहीं ये हो ही नहीं सकता। द पाथ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एंड द बॉल ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब होता है, एक लाइन पे चलना, और ये बोल रहा है कि इसका पाथ अरे ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं सर्कुलर मोशन हो जाएगा वो, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्कुलर लिख दिया है। अगर ऐसा लिखा होता ना, द पाथ इज स्ट्रेट लाइन एंड द बॉल ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो सही हो जाता। तीसरा ऑप्शन देखो, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बिल्कुल सेम, एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हर पार्ट की वेलोसिटी जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। क्या ये ऑप्शन सही होगा, हाँ यही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड बॉल स्पिन अबाउट इट्स सेंटर यूनिफॉर्मली, स्पिन होगी तो उसके हर पार्टिकल की स्पीड सेम नहीं होगी, तो ये चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ये पूछता है आपको, एक बार पूछा है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में चाहे पूछे या ना पूछे लेकिन ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाता है। अब देखो इसमें क्या दिया है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन। तो देखो हमको नेट फोर्स की वैल्यू निकालना है
यानी जितने भी फोर्सेस होंगे ना सबको प्लस माइनस करके एकमात्र फोर्स बचेगा हमारा। अब क्या बोल रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास है 0.1 किलोग्राम। ऑप्शन ए, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो, विंडो से आपने हाथ बाहर किया, एक स्टोन आपने पकड़ा है और उस स्टोन को आपने रिलीज किया, तो वो स्टोन कहां जाएगा, ऊपर, राइट या लेफ्ट? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्टेशनरी ट्रेन है यार, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? mg। क्या इसमें कोई फोर्स ऊपर है? क्या कोई फोर्स लेफ्ट राइट है? नहीं। तो एकमात्र यही तो फोर्स है, तो हम बोल देंगे यही नेट फोर्स। नेट यानी कि टोटल फोर्स। दूसरा क्या दिया हुआ है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जो स्टोन है, अब एक ऐसे आदमी ने पकड़ा है, ट्रेन से बाहर हाथ रखा है और ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ट्रेन चल रही थी, अचानक से इसने इसको रिलीज कर दिया, और जैसे ही इसको रिलीज किया तो बताओ इसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? भाई आंख बंद करके पहले तो ना mg तो बोल ही दिया करना, जब तक कि वो अर्थ पहना है mg तो हमेशा लगेगा। तो कौन सा फोर्स आपको लगेगा पहले? mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो मैंने इसको अपने हाथ से छोड़ दिया है, तो कौन इसके ऊपर लेफ्ट या राइट, ऊपर नीचे फोर्स लगा रहा होगा? हमको नेग्लेक्ट करके चलना है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस थ्रू आउट। एयर है ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, एयर है ही नहीं। तो बताओ जैसे ये मेरे हाथ से ड्रॉप, अभी ना ये भी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया क्या होगा? आपको फोर्स बताना है, इसका मोशन ओशन ट्रेजेक्टरी पाथ कुछ नहीं, फोर्स। कौन है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? मेरा हाथ तो है नहीं जो इसके ऊपर फोर्स लगाए, ट्रेन से भी कांटेक्ट में नहीं, हवा में है, हवा में। कौन इसको अपनी तरफ बुलाएगा? सिर्फ अर्थ है। अगर मैं बोलता कि भाई यहाँ पे मेरा हाथ भी है, तो हो सकता है हाथ से कोई फोर्स आ रहा हो। इसको छोड़ दिया है तुमने, छोड़ दिया है। छोड़ने, हवाई जहाज से भी किसी चीज को छोड़ दोगे तो वो नीचे ही आएगी। पाथ कुछ भी हो, लेकिन फोर्स उसमें कहाँ आएगा? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन। पाथ हो सकता है इसका ऐसे हो जाए, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है, फोर्स। कोई भी चीज हवा में लटकी हुई है यार, तो कहां लगेगा उसके ऊपर फोर्स? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है सी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये समझ गया वो सब कुछ समझ गया। अब हमारी जो ट्रेन है ना, सी हो गया है क्या? नहीं, सी हो रहा है। इट इज जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन असलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारी ट्रेन असलरेट कर रही थी, जब हमने इसको अपने हाथ से छोड़ा, हमने तो इसको छोड़ दिया, तो ट्रेन असलरेट कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, कौन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? अब तुम एक बात खुद बताओ, ये एक रास्ता है, इस पे तुम्हारा दोस्त ना एक साइकिल लेके ऐसे साइकिल के ऊपर बैठा है, ये हैंडल पकड़ के, इसका फ्रिक्शन 0 है रोड का। अब तुम इस डायरेक्शन से ना फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, अब फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, फोर्स लगाओगे तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही तुमने अपना हाथ हटाया इसके ऊपर से, तो क्या होगा? इसकी स्पीड अभी भी बढ़ती चली जाएगी? नहीं, स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स चाहिए। और जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है किसी से भी, देखो हमेशा हम लोग ये देखते हैं कांटेक्ट है या नहीं। सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे हमने नॉन कांटेक्ट टाइप का, याद आ रहा है? मैंने बताया था 3 आपको कांटेक्ट फोर्स पढ़नी है, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन और रिएक्शन, और एक मात्र हमको पढ़नी है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नॉन कांटेक्ट टाइप है। तो यहाँ पे बताओ कोई कांटेक्ट ही नहीं है हमारे स्टोन के ऊपर, भले ट्रेन असलरेट हो रही हो, लेकिन उसने हाथ से जैसे ही छोड़ा, अब इसके ऊपर कोई असलरेशन काम नहीं कर रहा है। अब जितनी स्पीड से ये जा रहा था उतनी ही स्पीड से ये आगे चलता रहेगा, क्योंकि एयर का तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इसको जैसे ही मैंने एक असलरेट करती हुई ट्रेन में से छोड़ दिया, क्या आगे की तरफ कोई असलरेशन अब मिलेगा इसको? हवा में है ये, नहीं मिलेगा। लेकिन कौन है जो इसको अभी भी अपनी तरफ बुलाएगा? अर्थ। धरती मां कभी नहीं भूलती। तो इसके ऊपर अभी भी क्या रहेगा? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा।
तो बच्चे ने इससे डाउट में आ जाते हैं कि सर ट्रेन तो असलरेट कर रही थी बोल दिया ना आपने, छोड़ दिया ना उसको, बस अब सिर्फ धरती माँ के भरोसे वो नीचे पहुंच जाएगा। कि इतनी बात समझ में आई? तो याद रखना कि मोशन जो है ना, असलरेशन जो है, वो कभी भी हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता कि वो कैसी वाली गाड़ी के ऊपर सवार था, असलरेट कर रही थी या रिटार्ड कर रही थी, जो भी कर रही थी उसने जैसे ही छोड़ दिया, अब उसके ऊपर एकमात्र फोर्स दिखेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कितना समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, लाइंग ऑन द फ्लोर, लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज असलरेटिंग विथ दिस मच। अब ये ना खिड़की से बाहर नहीं रखा है हमने स्टोन को, कहां रखा है इसको? ट्रेन के फ्लोर के ऊपर ही रख दिया है। अब बताओ ट्रेन का असलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस स्टोन का असलरेशन कितना होगा? फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर? मास इंटू असलरेशन। आप देखो, आप खुद उस ट्रेन में अगर बैठे हो, ट्रेन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से असलरेट कर रही है, तो आप भी तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से असलरेट कर रहे होगे, तो आपके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? मास इंटू असलरेशन। तो पहले केस का देखो मैंने निकाल लिया, क्या है? 0.1 इंटू 10, ये जी की वैल्यू ले ली मैंने। अगले केस में भी कितना आया? 0.1 इंटू 10। अगले केस में भी कितना आया? 0.1 इंटू 10। उसके बाद इसमें कितना आ गया? 0.1 इंटू 1। क्योंकि ये सब असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थे, ये ट्रेन का असलरेशन है। अब फ्लोर पे रखा हुआ है स्टोन। क्या ये समझ में आया? वेरी गुड। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो गया था ना? आप लोगों ने ये क्वेश्चन रिवाइज किए, घर जाके रिजोल्व करके देखा खुद से? देखो ये 11th है, ये सडन चेंजेस हो जाता है सिलेबस में। ये जितने क्वेश्चन होते हैं ना, घर जाके एक बार आपको खुद से सॉल्व करना है। हाफ एन आवर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन कहां फंस रहे हो वो आपको पता चल जाएगा। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का, और दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो बताओ कि बॉडी जो है इसके ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नेट असलरेशन का। तो देखो, इसने ऐसा लिखा है क्या कि एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है और एक फोर्स वर्टिकल है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बस लिखा है दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, ये ग्राउंड में एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। वो यही आपको कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये हमारी बॉडी है, इसमें ऐसा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में एक फोर्स, और ऐसा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में एक फोर्स, और सर नीचे लग रहा होगा mg। तुमको कैसे पता कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में? उसने तो बोला दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो मैंने दो फोर्स बना दिए, मेरे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और क्या कोई फोर्स वर्टिकल है इसमें से? इसमें तो कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन था ही नहीं, तो हमने क्या किया, दोनों फोर्स को एक ही प्लेन में एज्यूम कर लिया है। ये देखो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकता है कोई बच्चा, 6 न्यूटन इधर और 8 न्यूटन इधर ले सकता है, या कोई बच्चा कैसे कर सकता है 8 न्यूटन इधर 6 न्यूटन इधर। बोला है ना फोर्स परपेंडिकुलर है, तो किसी भी डायरेक्शन में ले लो, इसलिए क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछता नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, आपको एक फॉर्मूले का रिवाइज कराने के लिए, कि अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, एक 8 न्यूटन इधर और एक 6 न्यूटन इधर, तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? देखो, अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है 6 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या, 8 न्यूटन, अगर आपको कोई भी दो ऐसे फोर्स दिखाई दें और बोले कि इनका रिजल्टेंट निकाल के बताओ, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगन का यूज करते हैं। जब भी आपको दो वेक्टर दिए होंगे और बोलेगा कि इसका आप क्या निकालना है, रिजल्टेंट, तो आप लॉ ऑफ पॉलीगन का यूज करेंगे। क्या अभी ये कोई क्लोज पॉलीगन दिख रहा है? नहीं। इसको क्लोज पॉलीगन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली साइड उठा के यहां रख देंगे और ये वाली साइड उठा के यहां रख देंगे। इसको मैंने यहां रखा तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 8 न्यूटन, और इसको मैंने उठा के यहां पे रखा तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 6 न्यूटन। क्या अब ये क्लोज पॉलीगन है? हाँ। तो इसका ये वाला जो डायगोनल होगा ना,
यही क्या होगा, इसके लिए रिजल्टेंट होगा। कितनी इजी चीज है। अब देखो आप लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है। रिजल्टेंट हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही तो किया है मैंने। अगर आपसे पूछ ले कि ये एंगल कितना है, तो क्या बोलोगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर 8/6 ये इनके बीच का एंगल। तो क्या दो फोर्सेस के बीच का आपको रिजल्टेंट निकालना आ गया। कैसे निकाला करेंगे हम लोग, हमेशा लॉ ऑफ पॉलीगन का यूज करके। ठीक है, ये रिजल्टेंट निकालना सीख गए हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक ड्राइवर है, वो एक ऑटो चला रहा है, 3 व्हीलर लिखा हुआ है, और उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। उसको सामने एक बच्चा दिखता है जो कि रोड के बीचों बीच खड़ा है। तो वो अपने ऑटो को 4 सेकंड में रेस्ट पे ले आता है। यहां पे देखो आपको 3 डेटा दिए हैं। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, टाइम। और एक और डेटा कौन सा है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसको रोक देता है वो। तो देखो रेस्ट लिखा हुआ है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो वो सारी चीजों को मैं ना नोट करते चलता हूं। सबसे पहले इसने दिया इनिशियल वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो अपने आप मीटर पर सेकंड होता है, ये कट के हो जाएगा क्या, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा ऑटो चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और ये सब कितनी देर में हुआ, 4 सेकंड में। तो क्या पूछ रहा है ये, अब क्वेश्चन में आगे का डेटा देखो। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ये फोर्स पूछ रहा है, एफ की वैल्यू ऑन द व्हीकल। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू असलरेशन। हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन निकालना पड़ेगा हमको। असलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हम लोग इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कोई बच्चा बोलेगा सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू को उधर भेज दो, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, और ए को सॉरी टी को नीचे भेज दोगे तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे यूज करेंगे हमेशा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास, फाइनल वेलोसिटी थी 0 माइनस 10 अपॉन 4। अब मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मास हम किसका लेंगे, 3 व्हीलर का मास लेंगे या ड्राइवर का मास लेंगे। गाड़ी किसने रोका है, ड्राइवर ने, तो क्या हम ड्राइवर का मास लेंगे। रुका कौन है, गाड़ी, तो क्या हम सिर्फ गाड़ी का मास लेंगे। भाई गाड़ी और ड्राइवर दोनों का कंबाइंड मास, दोनों मिलके एक सिस्टम बनाए हैं। तो टोटल मास कितना हम लेंगे, 465। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 465 इंटू, ये हो जाएगा -2.5। आंसर आपका माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा फोर्स है जो कि मोशन को ना रिटार्ड कर रहा है, मोशन को अरेस्ट कर रहा है, रोक रहा है। लिखा ही हुआ है रिटार्डिंग फोर्स, इसलिए फोर्स क्या आएगा, माइनस में आएगा। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है कि रिटार्डिंग फोर्स विल बी, इसको मल्टीप्लाई करके इतना न्यूटन। क्या ये समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। एक रॉकेट है, जब वो लिफ्ट ऑफ कर रहा है तब उसका मास है 20,000 किलोग्राम। इट इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स, रॉकेट हमेशा ऊपर ही जाता है, अपवर्ड, with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. अब यहां पे हम लोग बनाएंगे सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये अपनी तरीके का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी बना रहा हूं। मान लो ये हमारा रॉकेट है, जैसे ही इसने अर्थ को लीव किया होगा, इसके ऊपर
एक फोर्स तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। लेकिन ये जा किस डायरेक्शन में रहा है? ये जा तो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, इसका असलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ। तो असलरेशन पता है ऊपर की तरफ है। और तुम एक बात जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। अगर असलरेशन है तो कोई ना कोई नेट फोर्स है। जिस डायरेक्शन में असलरेशन, उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ होगा। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ। तभी तो ये ऊपर जा सकता है। मानते हो इस बात को? कि मान लो यही वो रॉकेट है, इसमें नीचे की तरफ mg एक फोर्स लग रहा है, फिर भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। तभी तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है असलरेट करते हुए। जिस डायरेक्शन में असलरेशन, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स। बात खत्म। क्योंकि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि भैया मास इंटू असलरेशन होता है नेट फोर्स। असलरेशन है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ? हाँ। अगर असलरेशन है तो फोर्स भी होगा। और ये कहां जा रहा है? अपवर्ड। अगर असलरेशन अपवर्ड है तो फोर्स भी कहां होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला एक फोर्स है, ये लग रहा है किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। मानते हो इस बात को? तो देखो ये हो जाएगा हमारा एफ नेट, सॉरी एफ। रॉकेट को ऊपर जाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये फोर्स लगा रहा है। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? भाई रॉकेट में फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल बर्न होता है तो रॉकेट में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस बात को आप मानते हो? रॉकेट में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे। सोचो अगर ये और ये फोर्स दोनों इक्वल हो जाएं तो क्या रॉकेट ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या? नहीं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे हेलीकॉप्टर होता है, वो एक ही जगह पे बना हुआ है, क्यों? उसमें नीचे की तरफ mg लग रहा होता है और वो सिर्फ ना इतना फोर्स पैदा करता है कि वो mg के इक्वल हो जाए, तो वो एक ही जगह पे बना रहता है, उसका एक्सेलरेशन 0। लेकिन जैसे ही वो और पावर पैदा करेगा, अब वो ऊपर जाना शुरू करेगा। तो देखो रॉकेट ने लगाया खुद का फोर्स ऊपर की तरफ और mg लग रहा है नीचे की तरफ। लेकिन रॉकेट जा किस डायरेक्शन में रहा है? ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, ये एक बॉडी है, इसमें लग रहा है फोर्स इधर F1 और इधर लग रहा है फोर्स F2, और ये वाली बॉडी ना इस तरफ मूव कर रही है, तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा? ऑब्वियसली F1 बड़ा होगा। भाई दो फोर्स लग रहे हैं, हो सकता है ये 100 न्यूटन हो और हो सकता है ये 20 न्यूटन हो, तो जो फोर्स बड़ा होगा उस डायरेक्शन में मोशन होगा। हमारा रॉकेट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा होगा उसका? F या mg? F। अगर mg बड़ा हो गया तो रॉकेट तो नीचे आ जाएगा, अगर दोनों इक्वल हो गए तो वहीं का वहीं बना रहेगा। तो इस रॉकेट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? F माइनस mg, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। ये देखो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 80 न्यूटन। 100 माइनस 20 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो F लग रहा है ऊपर, रॉकेट खुद ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा? F माइनस mg। और हमको पता है नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, अभी तक के पता है हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ रहे थे, इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन अब हम कैसा मोशन पढ़ रहे हैं? अब हम वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं। पहले बॉडी ग्राउंड पे ही रखी रहती थी तो mg और r इक्वल हो जाते थे, लेकिन अब ये हवा में उड़ रही है बॉडी। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं, मुझे लग रहा है कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा रॉकेट है, जब ये अर्थ पे रखा हुआ था तब इसमें डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा था mg। मानते हो इस बात को? अब रॉकेट में अगर आपको ऊपर जाना है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। मान लो mg की वैल्यू है कितनी? 100 न्यूटन। क्या मैं 10 न्यूटन ऊपर लगा के ऊपर जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि फोर्स की वैल्यू mg से क्या है? कम है।
क्या मैं 50 न्यूटन लगा के ऊपर जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। क्या मैं 99 न्यूटन फोर्स लगा के ऊपर जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं। क्या मैं 100 न्यूटन फोर्स लगा के ऊपर जा सकता हूं? अभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। मैं ऊपर कब जा सकता हूं? जब एफ की वैल्यू क्या हो, mg से ज्यादा हो। और जो नेट फोर्स बचेगा, अब मान लो ये कितना हो गया ऊपर वाला फोर्स, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू हो गई 110 न्यूटन। तो बॉडी के ऊपर अब नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट 10, वो भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो रॉकेट किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड। तो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड्स। तो देखो हमारा जो रॉकेट है ना, उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका खुद का वेट लग रहा होता है। और इन दोनों के मिसमैच के कारण ही इसके ऊपर नेट फोर्स आता है। ये है इसके ऊपर नेट फोर्स। यहाँ बैठा हर बच्चा जानता है, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब दोनों सेम है, तो रॉकेट कहीं नहीं जाने वाला। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है, बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहां से देखो हमको क्या निकालना है, इनिशियल थ्रस्ट यानी कि फोर्स, यही वाला फोर्स हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। F इज इक्वल्स टू मास को मैंने कॉमन निकाला, g प्लस a। F इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है 20,000, g की वैल्यू होती है 10 प्लस ये होता है 5। तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये इतने न्यूटन। क्या ये क्लियर है? तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। हमको हमेशा उस नेट फोर्स को ही निकालना है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, नीचे की डायरेक्शन में mg और ऊपर की डायरेक्शन में रॉकेट जो खुद को पुल कर रहा है वो वाला फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा इनिशियल फोर्स उसके ऊपर। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, 2 मिनट का समय है। एक ट्रक है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब आपको देखो पहला डेटा गिवन है क्या, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद दिया है इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो u दिया है, a दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड एक स्टोन ड्रॉप करता है टॉप ऑफ द ट्रक से, जो कि 6 मीटर हाइट पे है। तो बताओ उस स्टोन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा एट 11 सेकेंड पे। मैंने अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं, थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है बट समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे 3 टाइम की बातें हो रही है। वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब उस समय टाइम कितना रहा होगा, 0। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, एक्सेलरेशन था इतना, और 10 सेकंड के बाद इसके टॉप में कोई आदमी खड़ा था, उसने क्या किया है, ये उसके हाथ में स्टोन है, वो भी 6 मीटर की हाइट पे। 10 सेकंड के बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे वो इस स्टोन को ड्रॉप करने वाला है। जैसे ही ड्रॉप करेगा, मतलब उसने छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया, तो बताओ
के ऊपर इसके असलरेशन का कोई असर होगा? नहीं, क्योंकि कांटेक्ट छूट चुका है, तब कोई असलरेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन धरती माँ कभी नहीं भूलती। तो बताओ उसमें एक फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक फोर्स लग रहा होगा, ये हम समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी वेलोसिटी और असलरेशन निकालो एट 11 सेकेंड, मतलब छोड़ने के 1 सेकेंड बाद। जब 11 सेकेंड हो चुके हैं तब ये स्टोन कहां पे होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी और असलरेशन आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको कोशिश करते हैं बनाने की। यहां पे वो आदमी स्टोन को लेके खड़ा था, बताओ यहां पे इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0। यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी है 0, असलरेशन है 2, टाइम हो चुका है कितना? 10 सेकेंड। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो, उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पे। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, रेस्ट पे था। असलरेशन हमको दिया है 2 इंटू 10। तो भाई साहब इसकी वेलोसिटी आ गई कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो इसकी वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखो यहां पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पे उसने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ने के बाद क्या ये वेलोसिटी तुरंत 0 हो जाती है? नहीं, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। देख लो, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो पता है ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आगे बढ़ेगा और नीचे भी जाएगा, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम होती थी। तो ये पता है चाहे यहां रहे, थोड़ी देर के बाद ये स्टोन कहां पहुंच जाएगा? यहां, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और ये इस डायरेक्शन में 20 की स्पीड से बढ़ रहा है। आप कभी चलती गाड़ी से किसी पत्थर को ड्रॉप करना, देखना वो पत्थर सीधा नीचे नहीं गिरता, पत्थर ऐसा एक पाथ बना के नीचे गिरता है। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर एयर नहीं है। देखो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? जब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब कोई उसको अपोज करे या सपोर्ट करे। सपोर्ट करने के लिए तो कोई है नहीं, और अपोज करने के लिए भी कोई एयर नहीं है। तो इस डायरेक्शन में वो बढ़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान से समझना। इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अच्छा बताओ इस डायरेक्शन में इसके क्या हालचाल है? अभी यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जैसे ही उसने छोड़ा है, इसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बताओ इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी वेलोसिटी कितनी है? हाथ से जस्ट छोड़ ही रहा है। इस स्टोन को मैं जब अपने हाथ से छोड़ूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 20। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछ रहा हूं। इसको मैं जस्ट रिलीज करने वाला हूं, कितनी वेलोसिटी दिख रही है? 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। हॉरिजॉन्टल में तो चल रहा है यार 20 की स्पीड से, लेकिन अभी इसको मैं छोड़ने वाला हूं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है अभी? 0। और 1 सेकेंड के बाद ये नीचे जाना शुरू करेगा, मतलब तुरंत नीचे जाना शुरू करेगा। 1 सेकेंड बाद ये यहां से यहां तक के पहुंच जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में असलरेशन कितना लगता है? 10 या 9.8। तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में? देखो इसको मैं अगले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा स्टोन है, इस डायरेक्शन में जा रहा था वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अच्छा ये बात तो आप मानते हो ना, अगर इसको चलती हुई गाड़ी से मैं अगर ड्रॉप करूंगा तो ये सीधा नीचे नहीं आएगा। ये कैसे नीचे आएगा? ऐसे नीचे आएगा। तो 1 सेकेंड के बाद वो यहां पे पहुंचा होगा ना। अब देखो थोड़ा सा नीचे आ गया है ये। यहां पे इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? नीचे की डायरेक्शन में u इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे इसकी नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ तो होगी, वो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो।
इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन की 0, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, और टाइम कितना हुआ है यहां से यहां के बीच में 1 सेकेंड। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको पता है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 20 मीटर पर सेकेंड होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी हमको निकालना है। हाँ तो देखो यहां से लेके यहां के बीच में वर्टिकल वेलोसिटी ये निकालना है हमको। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कितना 9.8, लेकिन 9.8 लेंगे क्या, नहीं कुछ और, माइनस, क्योंकि असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगता है, नीचे की तरफ। तो इसकी जगह पे मैं क्या लूंगा, -9.8। यहां से यहां के बीच में टाइम कितना हुआ है, 1 सेकेंड, तो यहां पे लूंगा 1। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड था, ये कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप इमेजिन करके देखो, इसको अगर मैं चलती गाड़ी से छोड़ दूं तो कैसे जाएगा, ये नीचे ऐसा एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाएगा। मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और ये नीचे भी आ रहा है, आगे बढ़ने की अलग स्पीड और नीचे आने की अलग स्पीड। तो जो ये आगे बढ़ रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और नीचे जो आ रहा है यहां से उसको ड्रॉप किया गया, तो 1 सेकेंड के बाद इस असलरेशन के कारण वो कितना स्पीड गेन करेगा वो हमने निकाला है। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या ऑनेस्टली? कोई नहीं, इस सॉल्यूशन को एक बार देखना, इसको हम लोग अगली क्लास में एक और बार रिपीट कर देंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वेलोसिटी है ऐसी 20 मीटर पर सेकेंड, और एक वेलोसिटी है ऐसी 9.8 मीटर पर सेकेंड। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें? रिजल्टेंट निकालने के लिए सम फिर से हम वही करेंगे, लॉ ऑफ पॉलीगन, ये और ये जोड़ दी, ये होगा इनका रिजल्टेंट। जहां से दोनों फोर्स शुरू होते हैं ना, वहीं से ये रिजल्टेंट भी शुरू होता है। अब बताओ इसको मैं कैसे निकालूं, ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 20 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू, कि इस वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में जाएगा। आप देखो स्टोन पहले यहां पे था, अब थोड़ी देर के बाद वो यहां पे पहुंच चुका है, मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये देखो ना तो सीधे जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, वो तो ऐसे जा रहा है। तो उसमें हॉरिजॉन्टल का भी कंट्रीब्यूशन है, वर्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार खुद से सॉल्व करना, कोशिश करना, ये 9.8 कैसे आया, यहाँ पे ये दो वेलोसिटी कैसे हो गई। इसको मैं कल की क्लास में एक और बार रिपीट कर दूंगा, स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये आप लोग एक बार घर से इसको खुद से पढ़ के आना, सॉल्व करके आना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म चलो अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को एक और चीज बताता हूं मैं। जब आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि मान लो ये एक स्मूथ प्लेन है, इसके ऊपर ये एक मास रखा हुआ है जिसका नाम है मास 1, और ये एक मास रखा है जिसका नाम है मास 2। अब हमने क्या किया है, यहां से इनको एक स्ट्रिंग से हमने बांध के रखा हुआ है, और उसके बाद ये वाले को भी एक स्ट्रिंग से हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींच रहे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन के बारे में, कि अगर जो इनके बीच में जो रस्सी बंधी है अगर वो इनइलास्टिक है, तो भाई जितनी स्पीड से ये जाएगा उतनी स्पीड से ये जाएगा। एक ट्रेन के डब्बे देखो, जिस स्पीड से पहला डब्बा चलता है, क्या दूसरा डब्बा भी उसी स्पीड से नहीं चल रहा होगा? बताओ, सोचने वाली बात है कि जिस वेलोसिटी से ये ऐसा हो सकता है कि ये इधर जा रहा होगा वो उधर जा रहा होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो असलरेशन इसका होगा वही असलरेशन इसका होगा। दोनों अलग अलग स्पीड पे नहीं चल सकते क्योंकि एक साथ बंधे हुए हैं वो। तो क्या ये चीज आप खुद से लिख लोगे? क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि एज्यूम कि दोनों एक स्पीड पे चल रहे हैं या दोनों का असलरेशन सेम है। ये तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, दोनों का असलरेशन। अब देखो यहां पे आपको कितनी रस्सियां दिख रही है, 2।
एक जिसने इन दोनों को बांध के रखा है और दूसरी जिससे आप पहले वाले को खींच रहे हो। किसी को एक दिख रही है क्या? भाई दो अलग अलग स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग इन दोनों के बीच में है और एक स्ट्रिंग इससे हम इसको खींच रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? और जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होती है टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहां पे देखो ये फोर्स दिख रहा है मुझको F, तो यहां पे भी तो फोर्स कितना होगा? यहाँ पे F फोर्स है तो यहाँ पे भी फोर्स कितना होगा? एक स्ट्रिंग में एक रोप में एक ही फोर्स रह सकता है। ऐसा नहीं कि यहां ज्यादा फोर्स है यहाँ पे कम है यहाँ पे फिर से ज्यादा है। एक रोप एक टेंशन, रोप चेंज टेंशन चेंज। तो यहाँ पे ना अलग से कोई टेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये फोर्स जो लग रहा है ना वही यहाँ पे टेंशन का काम कर रहा है। अरे तुम 50 न्यूटन से खींचोगे तो 50 न्यूटन का ही तो टेंशन आएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा क्या? तो देखो यहाँ पे लग रहा है फोर्स F। अब ये स्प्रिंग हो गई चेंज, यहां पे टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट T, और इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स राइट। हम लोगों ने पहली ही क्लास में पढ़ा था कि टेंशन की डायरेक्शन बॉडी से हमेशा अवे होती है। तो देखो यहाँ पे हमने टेंशन की डायरेक्शन सब में बना ली। अब अगला इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझो इसको। मैंने क्या किया, दो मास लिया, सबसे पहले लिख दिया दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब जितनी रस्सियां हैं उतने टेंशन बना लो। किसी को ये F नाम पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख देना आप T2। लेकिन भाई एक रस्सी में तो एक ही फोर्स रह सकता है ना, तो T2 और F इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे इस बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसको मैंने एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर लिया। पहला फोर्स इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? टेंशन का फोर्स दिख रहा है सब बच्चों को? इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या? T। अच्छा देखो इसका खुद का एक वेट होगा यार, नीचे लग रहा होगा mg, पर ये बॉडी के नीचे जा रही है क्या? क्या ऊपर उड़ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो mg और r दोनों इक्वल होंगे तो इनको हम लोग एक दूसरे से कट कर देते हैं, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉडी तो इसी डायरेक्शन में आगे जा रही है, ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को यहाँ पे नहीं बनाने वाले। पर क्या ये है? हाँ है वहां पे, पर हम इनको बना नहीं रहे हैं, तो इनको हमने नहीं बनाया। अब यहां पे देखो असलरेशन का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। अगर असलरेशन इधर है तो नेट फोर्स किधर होगा? इसी तरफ होगा। इतना तो सब बच्चे जानते हैं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें पहला क्या दिख रहा है आपको? टेंशन किस डायरेक्शन में? लेफ्ट की तरफ। तो देखो हमने बना दिया इसमें लेफ्ट की तरफ, दिख रहा है यार लेफ्ट की तरफ। दूसरा फोर्स F, भाई जिससे तुम खींच रहे हो उस फोर्स को कैसे भूल सकते हो? तो यहाँ पे एक फोर्स दिखा हमको F और एक दिखा हमको T, और इसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? इसी तरफ है यार। अरे इस फोर्स इधर लगा रहे हो तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी? इसी तरफ तो मूव करेगी। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसमें भी इसी तरफ है। अब देखो ये वाली बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? टेंशन फोर्स है ना एक, तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कितना फोर्स दिख रहा है हमको? T। अभी टेंशन भी क्या है? एक फोर्स है। तो ये हमारे ऊपर, इसके ऊपर हमको पता चला कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? T। और नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? यही सोचने वाली बात है। T माइनस एफ लिखूं कि F माइनस टी लिखूं? बॉडी किस तरफ मूव कर रही है? इधर। तो कौन बड़ा होगा? F। तो F माइनस टी लिखोगे कि T माइनस एफ? F माइनस टी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स आ रहा है F माइनस टी, और वो किसके इक्वल होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या दोनों के लिए आप समझ गए? अब देखो ये वाली इक्वेशन को मैं लिख लिया यहाँ पे T इज इक्वल्स टू m1a, और ये वाली इक्वेशन है F माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a। क्या मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं? दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो T से T कट जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ F इज इक्वल्स टू
m1 प्लस m2 इंटू ए, यहां से असलरेशन की वैल्यू आ जाएगी क्या, f अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन में यही पूछेगा आपसे, बताओ ये दोनों को हम लोग खींच रहे हैं इस फोर्स से, तो असलरेशन कितना आएगा। तो क्या आप वो फॉर्मूला याद रखेंगे, नहीं, कई बार इसमें 3 आ जाएंगे, कुछ भी कंडीशन आ जाएगी, हम लोग ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, जो ध्यान नहीं दे पाए या जिनको नहीं समझ में आया है वो तुरंत मुझे रोक के पूछ लेंगे जहां पे भी समस्या हो, ठीक। तो इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं कि भैया एक हमारी सरफेस है, सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, हो सकता है इनका मास अलग अलग हो, ये है m1 और ये है m2। अब मैंने क्या किया, इस पे एक रस्सी बांधा और इसको F4 से खींचने लगा, तो ये आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा। क्या ये भी आगे बढ़ेगा अभी, नहीं, एक और दूसरी रस्सी खरीद के लाना पड़ेगा। और जैसे ही आप रस्सी चेंज करोगे, क्या चेंज हो जाएगा, टेंशन चेंज हो जाएगा। तो देखो यहां पे इस रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन होगी इधर, और इसमें किधर होगी, इस तरह। अब इस बॉडी का असलरेशन किधर होगा, अरे फोर्स उधर लग रहा है तो सब उधर ही जाएंगे ना यार, तो असलरेशन का डायरेक्शन भी मैंने बना दिया इस तरफ। अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक ही फोर्स दिख रहा है टी, और कुछ दिख रहा है क्या फोर्स, नहीं। इसके लिए इस डायरेक्शन में दिख रहा है एफ, इस डायरेक्शन में दिख रहा है टी। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, टोटल फोर्स, टोटल सिर्फ टी। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू असलरेशन। तो मास इंटू असलरेशन, टोटल फोर्स कितना दिख रहा है, एफ माइनस टी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके मास इंटू असलरेशन के बराबर। इसको आप टी माइनस एफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब बॉडी उधर जा रही है इसका मतलब एफ बड़ा होगा ना, इसलिए हमने एफ माइनस टी लिखा है। अब यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहां से a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f अपॉन m1 प्लस m2। आप थोड़ा ध्यान से देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट मास इंटू असलरेशन, वैसी टाइप का तो आया है यार ये, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। सर आपने तो वहां बताया था नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। नेट फोर्स, उसको जरा ध्यान से देखो, एफ एक उधर एक इधर, तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को खत्म कर दिया। नेट फोर्स कितना बचा, सिर्फ एफ। सिस्टम का मास कितना है, m1 प्लस m2। असलरेशन दोनों का सेम रहता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। देखो सेम फॉर्मूला मिला है हमको। तो हेडिंग डालिएगा, मल्टीपल मास सिस्टम इन लीनियर मोशन, लीनियर हॉरिजॉन्टल मोशन, मल्टीपल मास सिस्टम इन लीनियर हॉरिजॉन्टल मोशन। अच्छा एक बात बताओ, वहां पे अगर कोई तीसरा मास होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, m1 प्लस m2 प्लस m3। 5 मास हो जाते तो 5 तक के लिख देते, इसलिए मैंने उसको 3 मास के साथ नहीं दिखाया। अब आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप निकाल सकते हो उसको। उसके बाद ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद ये डेरिवेशन को कर लीजिए। लेकिन हमको ये डेरिवेशन का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। जितने बच्चे इसको डेरिवेशन को समझ गए होंगे वो अगला क्वेश्चन तुरंत खटाखट बना देंगे। फॉर्मूले में वैल्यू रख के मत बनाना, नहीं तो फिर बनाने का मतलब ही नहीं है। आप लोग ऐसे ही बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा,
इतना इजी क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं कि बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे। मैं आपको ना अगला एक बात बताओ, इसको मैं इस तरफ खींच रहा हूं, यहाँ पे टेंशन है ये, मान लो 50 न्यूटन आया, मान लो मैं अब इसको रस्सी से बांध के इस डायरेक्शन में खींच रहा होता तो टेंशन सेम होता या चेंज हो जाता? सेम होता या चेंज हो जाता? देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, ये दोनों मास M1 M2 बंधे हुए थे रस्सी से, मैंने एक रस्सी लेके इधर खींचना शुरू किया तो टेंशन आ गया 50 न्यूटन। मान लो मैंने रस्सी इधर नहीं बांधी, रस्सी मैंने इधर बांधी और अब खींच रहा हूं, तो 50 न्यूटन आएगा कि चेंज हो जाएगा कि हमेशा सेम रहेगा? नहीं, डायरेक्शन अभी छोड़ो, मैग्नीट्यूड बताओ। अच्छा मुझे अब एक चीज बताना, ये रास्ता है, यहाँ पे ना एक ये साइकिल है और यहाँ पे एक ट्रक है, ये दोनों ना एक रस्सी से बंधे हुए थे। मैंने पहले क्या किया, इसको ट्रक को खींचा, साथ में साइकिल भी खिंचाएगी, इसके ऊपर फोर्स आएगा, एक टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? मैं ट्रक को खींच रहा हूं और उसके साथ में साइकिल खिंचा रही है बेचारी, तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा। अब मैंने क्या किया, बोला कि नहीं यार आप लोग तो बोल रहे हो टेंशन हमेशा सेम होता है, तो मैंने क्या किया, अब साइकिल को खींचना शुरू किया। अब बताओ रस्सी पे ज्यादा टेंशन होगा या कम होगा? कम। अरे भैया अब ये रस्सी जो है ना ट्रक को खींच रही है, ये बीच वाली रस्सी जो है अब ट्रक को खींच रही है, और पहले क्या हो रहा था, पहले ये वाली जो रस्सी थी ना, ये रस्सी ये साइकिल को खींच रही थी, ट्रक को तो मैं खींच रहा हूं, ये रस्सी सिर्फ साइकिल को खींच रही थी, तो कम टेंशन आया होगा। अरे सोचो साइकिल भी नहीं होती यहाँ पे तो कोई टेंशन होता क्या? कोई टेंशन नहीं होता। तो बताओ यहाँ पे दोनों मास अलग अलग है, अगर मैं फोर्स उस तरफ से लगाऊंगा तो चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा टेंशन? चेंज हो जाएगा। सेम कब रहेगा? जब M1 और M2 दोनों सेम हो। तो जितने बच्चे ये बात समझ गए उनको 2 बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और वही क्वेश्चन को बना लेंगे। इसमें 2 मास दिए 10 kg और 20 kg, और 600 न्यूटन का फोर्स लगाने वाले हैं, एक बार 20 न्यूटन केजी पे लगाना, एक बार 10 kg पे, और बीच वाले टेंशन की वैल्यू निकालना है आपको। अच्छा इस क्वेश्चन ये डेरिवेशन में देखो, अगर आपका असलरेशन का वैल्यू आ गया, यहां पे पुट कर दो, क्या टेंशन नहीं आ जाएगा? असलरेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, उसको यहां पुट करो तो आपको टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए तो फिर बच्चे ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर तक के पहुंचता है। उस बीच वाली बेचारी रस्सी का हमको टेंशन निकालना है दोनों केस में। मैं केस दिखा देता हूं आपको कि कैसे दिखेंगे। एक बार इधर 10 kg और 20 kg, येलो कलर से मैं बना रहा हूं उस रस्सी को जिसके ऊपर हमको दोनों केस में टेंशन निकालना है। इसको ना मैं T1 बोल देता हूं, पहले केस का है ये, और इसको बोल दूंगा T2 क्योंकि ये दूसरे केस का है। दो अलग अलग केस हम पढ़ रहे हैं, एक में फोर्स मतलब 20 kg वाले के ऊपर 600 न्यूटन लगा रहा है, एक में 10 kg वाले पे 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो दोनों केसेस में आपको टेंशन की वैल्यू निकालना है। चलो ये वाले अच्छा बन जाएगा। देखो पेन चलते रहना चाहिए, गलत बनेगा तो यहीं पे एक ही बार गलत बनेगा। और जो लोग डेरिवेशन भी नहीं कर पाएंगे इसका, उनके लिए फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, A = F/टोटल मास।
सर यस तान्या। सर मेरे ये बन गए दोनों। अच्छा आंसर्स बताइए। पहले केस में कितना है टेंशन? 400 न्यूटन है। इस केस में 400 न्यूटन, ये वाले यस केस में। यस। और इसमें इसमें 200 है। मेरे ख्याल से थोड़ा आंसर ना आपने शफल कर दिया। इसका 200 न्यूटन आना चाहिए और उसका 400 न्यूटन आएगा। चलो इसको हम लोग ना यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। इस वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, इसका असलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? उधर, इस डायरेक्शन में। इसका भी असलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। इसके ऊपर लग रहा है एक ही फोर्स दिख रहा है यार, T1। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे? T1। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। तो मैं लिख सकता हूं T1 इज इक्वल्स टू 10A। मास कितना है? 10 kg। अब ये वाला, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है 600, इस डायरेक्शन में लग रहा है T1। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 600 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। तो 20 इंटू असलरेशन। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो देखो T1 से T1 कट जाने वाला है और हमको क्या मिलेगा? 600 इज इक्वल्स टू 30A। चलो मैं इसको ऐड करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, छोटे से मैं यहाँ ऐड करके दिखाता हूं। T1 इज इक्वल्स टू 10A और 600 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 20A। जब दोनों साइड ऐड करोगे ना तो T1 से T1 कट जाएगा और 600 इज इक्वल्स टू क्या दिखाई देगा? 30A। यहां से A की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A की वैल्यू आ गई, पुट कर दो यहां। तो T1 कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10 यानी कि 200 न्यूटन। सेम काम हम अब इसमें करेंगे। इसमें देखो ये वाले ब्लॉक को पहले देखते हैं। इसमें इस डायरेक्शन में दिख रहा है हमको T2 और ये वाले ब्लॉक में इस डायरेक्शन में दिख रहा है हमको 600 और इस डायरेक्शन में हमको दिख रहा है T2। अच्छा इसमें असलरेशन किस तरफ होगा? इस तरफ। इसमें असलरेशन किस तरफ होगा? अरे भाई 600 न्यूटन इधर लगा रहे हो तो दोनों इसी तरफ आएंगे। अब देखो यहां पे नेट फोर्स है T2, तो T2 इज इक्वल्स टू 20A और यहां पे क्या हो जाएगा? 600 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 10A। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो तो T2 इज इक्वल्स टू 20A और 600 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 10A। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे T2 से T2 कट जाएगा और आपको मिलेगा क्या? 600 इज इक्वल्स टू 30A। यानी कि असलरेशन आपको इस बार भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला है। असलरेशन इतना ही मिला है लेकिन T2 की वैल्यू कितनी मिलेगी फिर? 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? T2 400। तो टेंशन बिटवीन दीज टू masses is 400 Newton in this and 200 in this case. Got it, Tanya? यस सर।
हाँ, तो यहाँ पे T2 हो जाएगा 400 न्यूटन। T1 और T2 क्या है, बस टेंशन है इस स्ट्रिंग में इन केस 1 एंड केस 2। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब देखो ये अगला क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। अच्छा, ये पुली वाला क्वेश्चन है, तो पुली का भी हम लोग थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पुली के केस में होता क्या है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा रूप, यहां से हमने एक पुली को लटका के रखा हुआ था। अब हमने क्या किया, यहां से एक मास रखा है M1, ये रस्सी से दूसरी तरफ से लटक के नीचे यहां पे हमने रखा है क्या, मास 2। अब ये पूरी फ्रिक्शनलेस पुली है और M2 जो है ना M1 से बड़ा है। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो बताओ क्या होगा, यहां पे दोनों अपनी जगह पे बने रहेंगे, M1 ऊपर जाएगा और M2 नीचे आएगा, लेकिन रस्सी तो एक ही है यार। इसका मतलब क्या है, दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम रहेगा, एक रस्सी एक टेंशन। इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स, तो इसमें क्या हो जाएगी, अपवर्ड्स हो जाएगी। वेरी गुड, दोनों में टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स। इन दोनों पे एक फोर्स है जो कि 100% लगेगा ही लगेगा, कौन सा, mg। इनके ऊपर लगेगा m1g और इनके ऊपर क्या लगेगा, m2g। लेकिन एक चीज अब आप लोगों को बतानी पड़ेगी, इसमें असलरेशन की डायरेक्शन और इसमें असलरेशन की डायरेक्शन, इसमें अपवर्ड, क्योंकि M2 ज्यादा है भाई तो ऑब्वियस है ये नीचे आएगा, और इसमें असलरेशन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। अब एक बात बताओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो T1 बड़ा होगा या M1G बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा, T बड़ा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। यहां पे T बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तभी तो नीचे आ रहा है। तो क्या माइनस क्या करना है ये समझ गए आप लोग। यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू बताओ, नेट फोर्स T माइनस M1G, T माइनस M1G, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू असलरेशन। अच्छा, यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू बताओ, वेरी गुड, समझ गए ना आप लोग क्या माइनस क्या करना है। इसमें हम लोगों ने T माइनस mg रखा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है मतलब ये बड़ा है, इसलिए दिस माइनस दिस। यहाँ पे बॉडी नीचे आ रही है, इसका मतलब ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, इसलिए हमने M2G माइनस T लिखा है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास फिर से दो इक्वेशन आ गई, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, T को हमें हटाना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें। तो जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, देखो T से T निकल लिए, क्या बचेगा, M2G माइनस M1G, क्योंकि हमने ये दोनों इक्वेशन को प्लस किए हैं, इज इक्वल्स टू, हो गया। इनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, M2 माइनस M1 इंटू जी इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 A, असलरेशन इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। क्या डेरिवेशन समझ में आया। लेकिन सर जैसा पिछली बार आपने बताया था, असलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, वैसा क्यों नहीं दिख रहा है ये। अरे थोड़ी देर पहले याद है ना, हम लोगों ने डेरिवेशन की थी, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था, कहां गया वो डेरिवेशन, ये देखो, असलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, या फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। सर ऐसा यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट जाए कहीं भी जाए, ये लॉज ऑफ मोशन हमेशा फॉलो होगा। चलो देखते हैं, सेम चीज इस पे भी निकाल के दिखाते हैं आपको। एक काम करते हैं, दोनों में आपको फोर्स की डायरेक्शन तो पता है, अगर मैं इसको ऐसे करके थोड़ा समझने के लिए, बस समझने के पर्पज से
इनको क्या कर रहा हूं, ऐसे खोल के रख के दिखा रहा हूं आपको। तो देखो हमको ये दिखाई देगा ऐसा, देखो ये हमको दिखाई देगा M2 और इसमें फोर्स दिखेगा ऐसा M2G। इनके बीच में बंधी हुई है एक रस्सी, ये है M1 और इसमें दिखेगा M1G इस डायरेक्शन में। आप देखो ऐसा हमने सच में नहीं किया है, समझने के लिए ऐसा किया है हमने। हमने क्या किया, इसको ऐसा खोल दिया तो M2G देखो उधर दिखेगा और M1G इस तरफ दिखेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा? अब देखो बताओ, और इसमें T इधर दिखेगा और इसमें T इधर दिखेगा। अब इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स, सारे फोर्सेस को जोड़ दो। चलो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये देखो जिस डायरेक्शन में M2 उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या किया, M2G। अब देखो अगर उस डायरेक्शन वाला पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव T। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव T। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 इंटू A। इससे ये कट गए, G कॉमन निकल जाएगा, M2 माइनस M1 G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। मिल गया फिर से भाई। हमने क्या किया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। तो देखो इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा ना, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। नेट फोर्स कितना था, M2G माइनस M1G। ये दोनों तो अपोजिट है ना, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो है ये भी वही, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन, पर दिख थोड़ा थोड़ा अलग रहा है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, M2G माइनस M1G अपॉन ये। लेकिन क्या हमको ये फॉर्मूला याद रखना है? नहीं, हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जब इस डायरेक्शन में असलरेशन है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। बच्चे एक गलती हर बार करते, यहाँ पे T माइनस M1G इज इक्वल्स टू लिख देंगे और यहाँ पे भी T माइनस M2G लिख देते हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में ही आपको नेट फोर्स दिखाना है। क्या इतना समझ में आया? तो चलो इसी बात पे अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ। अच्छा टाइम हो गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना के लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों को ऑनलाइन में कुछ डाउट है वो लोग मुझको व्हाट्सएप भी कर, अगर मैं व्हाट्सएप पे कभी रिप्लाई नहीं कर पाया इन केस, तो आप लोग ना दोबारा मेरे को सर लिख के भेज देना। कई बार ना मैसेज नीचे चला जाता है तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो कभी भी भाई ऐसा बुरा नहीं मानना कि सर ने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया। कई बार ना नीचे हो जाता है मैसेज, बस एक सर लिख के भेज देना, वो मैसेज ऊपर आ जाएगा और मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू तानिया, थैंक यू रीमा, थैंक यू सर। ओके।